पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। आपका स्वागत है सिटी पोस्ट लाइव के एग्जिट पोल में। पर एग्जिट पोल के बारे में हम बात करेंगे, उससे पहले हम जानते हैं कि बिहार के विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बाद अब कितने प्रतिशत मतदान हुए, क्या है बिहार का माहौल, इसके ऊपर विस्तार में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। तो सर, क्या है आज बिहार का हाल? देखिए, वोटिंग खत्म हो गई है। 5 बजे तक रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। 67.14% वोटिंग होना बहुत बड़ी बात है। बगहा में 15,000 लोगों ने चुनाव का बहिष्कार भी किया है और कई जगहों से खबरें आ रही हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के आखिरी फेज का मतदान शाम 6 बजे ही तो ख़त्म हुआ है और कतार में खड़े जो वोटर्स हैं शायद अभी भी वोट डाल रहे होंगे। इसीलिए नियम है चुनाव आयोग का कि भाई 6 बजे अगर वोटिंग ख़त्म होती है तो 6:30 बजे तक आप कोई एग्जिट पोल नहीं कर सकते हैं। तो अभी हम तो 7 बजे तक नहीं किए कि भाई चुनाव प्रभावित ना हो। आखिरी फेज में 20 जिलों की 122 सीटों पर शाम 5 बजे तक 67% से ज़्यादा वोटिंग हो चुकी थी। मुस्लिम बहुल किशनगंज में भी बहुत मतदान हुआ है और बम्पर वोटिंग को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दावा किया कि दूसरे फेज की 122 सीटों में से 80 सीटें वो जीत रहे हैं। लेकिन उनकी पार्टी की हालत भी हमारे एग्जिट पोल में बहुत ख़राब दिख रही है, बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि लोगों ने बढ़ चढ़ कर मतदान किया है और वो बड़े खुश हैं, उनका मन गदगद है और उनकी सरकार बन रही है। पहले ही वो 18 तारीख को अपनी ओथ का ऐलान कर चुके हैं कि शपथ लेंगे 18 को और 1 महीने के अंदर बिहार के सारे अपराधियों को जेल के पीछे भेज देंगे। सर, तो सेकेंड फेज की 15 बड़ी घटनाएं भी हुई है। देखिए, 15 नहीं, 2 दर्जन से ज़्यादा बड़ी घटनाएं हुई हैं और इतनी बड़ी नहीं हुई कि चिंता बढ़ाने वाली हो। एक बड़ी घटना हुई है जो हमने दिखाया है सिटी पोस्ट पर कि किस तरह से वोट करने से लोगों को रोका गया। नवादा में मारा पीटा गया, महिलाओं तक को नहीं छोड़ा गया। लेकिन जो सामान्य घटनाएं हैं, जैसे अरवल वोटिंग के दौरान हाई अटैक से एक पीठासीन पदाधिकारी अरविंद कुमार की मौत हो गई। शिवहर और बेलसन के तरियानी में अलग अलग बूथों पर गड़बड़ी के आरोप में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया। बेतिया में पैसे बांट रहे आरजेडी के 2 समर्थकों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। पुलिस दोनों को थाने ले गई। बगहा में 19 बूथों पर सिर्फ 1 वोट पड़ा और 15,000 से ज़्यादा लोगों ने वोट का बहिष्कार किया। तो बड़ी खबरें हैं। अररिया में बीजेपी और कांग्रेस समर्थक आपस में भिड़ गए। कांग्रेस समर्थकों का आरोप कि बीजेपी वालों ने पटक कर मारने की धमकी दी। नवादा में के हिसुआ से बीजेपी प्रत्याशी अनिल सिंह को धरिया गांव के लोगों ने खदेड़ा और लोग बोले कोई काम नहीं किया। रोहतास में पंचायत भवन की मांग को लेकर लोगों का वोट बहिष्कार हुआ। जमुई में वोटिंग के दौरान 2 समुदायों में झड़प भी हुई, ईंट पत्थर चले, पुलिस ने मामला शांत कराया। जहानाबाद के बूथ संख्या 220 में 2 गुटों के बीच झड़प हो गई, इनमें से 4 लोग घायल भी हुए हैं। रोहतास में जेडीयू प्रत्याशी नागेंद्र चंद्रवंशी अपनी गाड़ी पर जेडीयू का झंडा लगाकर नोखा विधानसभा क्षेत्र में घूमते नजर आए, उसको लेकर बवाल हुआ। मोतिहारी में 10 लोगों को फर्जी वोट डालने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया। मोतिहारी में वोटिंग में बाधा डालने के आरोप में एक पोलिंग एजेंट रंजन कुमार को भी गिरफ्तार किया गया। सीतामढ़ी के रूनी सैदपुर में जेडीयू के पोलिंग एजेंट पर एफआईआर दर्ज हुआ है और जमुई के चकाई विधानसभा में बूथ नंबर 145 पर ईवीएम खराब होने की वजह से 5 घंटे तक विलम्ब से वोटिंग शुरू हुई और बांका के कटोरिया में बूथ नंबर 76 में 1.5 घंटे देरी से वोटिंग शुरू हो पाई। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए दोनों फेज की वोटिंग अब खत्म हो चुकी है। पहले चरण में 6 नवंबर को 121 और दूसरे चरण में आज 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोटिंग हुई है और सिटी पोस्ट के जो ओपिनियन पोल्स हैं, जो रैंडम सर्वे हैं, उसमें एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलता नजर आ रहा है, जबकि महागठबंधन पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, तो बिहार विधानसभा चुनाव के और ये जो वोट आज पड़े दूसरे चरण के, इसके प्रमुख मुद्दे क्या थे? देखिए, मैंने तो करीब 200 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर रैंडम सर्वे किया। मतलब जहां लोग मिले, चाय पीते, कोर्ट कचहरी के बाहर, रेलवे स्टेशन पर, सबसे मैंने रैंडमली बात किया और इस नतीजे पर पहुंचा कि महागठबंधन पर एनडीए शुरू से ही भारी था। देखिए, कई ऐसी सीटें थी जहां पर महागठबंधन बहुत भारी दिखाई दे रहा था, लेकिन 60% सीटों पर एनडीए का दबदबा था और मुझे खुद भरोसा नहीं हो रहा था
क्योंकि मीडिया में और टीवी चैनलों के जरिए, सोशल मीडिया में तो यही दिख रहा था कि बहुत कांटे की लड़ाई है और तेजस्वी यादव बाजी मार सकते हैं, लेकिन जो तस्वीर सामने आ रही थी वो कुछ अलग ही थी मेरे रैंडम सर्वे में, और उसमें एनडीए बहुत मजबूत दिखाई दे रहा था। सर लेकिन इस बार चुनाव में महागठबंधन ने तो काफी मेहनत की थी, काफी रैलियां भी की थी, तो फिर इस बार वो पिछड़ते क्यों नजर आ रहे हैं? देखिए, तेजस्वी यादव ने 171 सभाएं की, तो अकेले थे वो अपने पार्टी के स्टार प्रचारक। न पिता ने कोई प्रचार किया और न माता ने, बहनों ने भी बहुत साथ नहीं दिया, तेजस्वी अकेले लगे रहे। और एनडीए के तो दर्जनों नेता चुनाव प्रचार में डटे हुए थे, मंत्री डटे हुए थे, तो अंतर तो था और तारीफ के काबिल है तेजस्वी, लेकिन उनका मकसद पूरा नहीं हो पाया और इसके कई कारण हैं। देखिए, है क्या कि चुनाव के ठीक पहले लग रहा था कि नीतीश सरकार से लोग नाराज हैं, और जिस तरह से जन स्वराज के लोगों ने, तेजस्वी यादव ने ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं और सरकार कंट्रोल में है अधिकारियों के या कुछ लोगों के, भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। ग्राउंड लेवल पर जब मैं रैंडम सर्वे कर रहा था तो लोग भी भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बता रहे थे, लेकिन फिर भी वो कह रहे थे कि नहीं, उन्हें उम्मीद भी है नीतीश कुमार से ही। और वो तेजस्वी, भ्रष्टाचार के कारण तेजस्वी को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, माने इतना बड़ा कारण नहीं भ्रष्टाचार बन पाया जिसकी वजह से लोग आक्रोशित हो जाएं और कहेंगे नहीं भाई, इस बार तो उखाड़ फेंकना है। और चुनाव के ठीक पहले 17-18 बड़ी घोषणाएं की नीतीश कुमार ने, उसने सारा खेल बिगाड़ दिया तेजस्वी का, क्योंकि आपको पता ही है कि तेजस्वी यादव भी बड़े बड़े ऐलान कर रहे थे। जी सर, तेजस्वी यादव ने इतने बड़े बड़े ऐलान किए, उसके बावजूद भी असर नहीं दिख रहा। देखिए, तेजस्वी यादव ने माई बहन सम्मान योजना का ऐलान किया तो एनडीए हिल गया था, और मुझे भी लग रहा था कि तेजस्वी यादव इसी ऐलान पर भारी पड़ जाएंगे, और भारी पड़ते हुए दिखाई भी दे रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने स्थिति को संभाला और उन्होंने 2,500 रुपये हर महिला को देने का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन कई ऐसी योजनाएं लाई जिसका सीधा लाभ महिलाओं को मिला। जैसे उन्होंने आंगनवाड़ी से जुड़ी, जीविका से जुड़ी महिलाओं के लिए 10,000 रुपये कारोबार शुरू करने के लिए दिए और कहा कि भाई आप कारोबार शुरू करिए, अगर अच्छा आपने काम किया तो 2 लाख रुपए और दिए जाएंगे। तो वो बड़ा काम किया, और चुनाव के ठीक पहले लगता है कि 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया पहुंच भी गया। तो महिलाओं को लगा कि तेजस्वी तो केवल ऐलान कर रहे हैं और इतना बड़ा ऐलान कर रहे हैं कि शायद वो दे पाए, लेकिन नीतीश कुमार ने तो शुरू कर दिया। वोटिंग से पहले अकाउंट में खट 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 पैसा आने लगा, तो महिलाओं को लगा अरे भाई ये तो ठीक है। और नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए बहुत काम किया, ये तो सच है। पहली उनकी शुरुआत थी महिलाओं के लिए कि बच्चियों के लिए उन्होंने स्कूल ड्रेस और साइकिल दिया, तो बच्चियों का स्कूल जाने का सिलसिला शुरू हुआ। पहले बच्चियां कहाँ स्कूल जाती थी, गरीब घरों के बेटियों के पास कपड़े नहीं होते हैं अच्छे, और फटे कपड़े पहनकर वो स्कूल नहीं जा सकती, घर से बाहर नहीं जा सकती। तो कपड़े और स्कूल ड्रेस की वजह से नहीं जाती थी लड़कियां सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए, घर से स्कूल की दूरी के कारण नहीं जाती थी, क्योंकि भाई माहौल भी बहुत ख़राब था पहले कि लड़कियां अकेले नहीं घर से निकल सकती थी। लेकिन नीतीश सरकार आई जब 2005 में, तो सबसे पहले उन्होंने कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया और अपराधियों को ठिकाने लगाया, तो महिलाएं सुरक्षित महसूस करने लगी, बेटियां घर से बाहर निकलने लगी। अब बाहर निकलने भी लगी तो दूर है स्कूल, कैसे जाएं, कपड़े फटे पुराने हैं, स्कूल ड्रेस नहीं है। तो नीतीश कुमार ने उसका तोड़ निकाला कि हर बेटियों को स्कूल ड्रेस देंगे, साइकिल देंगे। तो इस योजना का बहुत प्रभाव पड़ा, असर पड़ा, बेटियां स्कूल जाने लगी, साइकिल पर चलाने लगी। और ये तस्वीर बिहार के बदलते चेहरे की कहानी थी कि भाई बिहार जहाँ पर बेटियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, वहाँ पर साइकिल पर सैकड़ों बेटियां एक साथ स्कूल ड्रेस पहन करके स्कूल जा रही हैं। तो ये तो तस्वीर बदली हुई दिखाई दी, बेटियों ने घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया। उसका असर ये हुआ कि पूरे परिवार का समर्थन मिला उनको। अब कौन माँ नहीं चाहेगी कि उसको तो आज़ादी नहीं मिली स्कूल जाने की, उनके बच्चों को, उनकी बेटियों को, उनकी बेटी स्कूल जा रही है साइकिल पर सवार होकर, नया नया स्कूल ड्रेस पहन के, तो अच्छा लगेगा हर माता को। तो माताएं बेटियों के कारण नीतीश सरकार से जुड़ गई। फिर नीतीश कुमार ने उनके लिए आरक्षण लागू कर दिया सरकारी नौकरियों में,
है ना। अब पुलिस में आरक्षण लागू कर दिया, तो आप देख लीजिए बिहार में जितनी महिलाएं पुलिस में हैं उतनी तो देश में कहीं नहीं है। तो पुलिस बल में ज़्यादा आपको महिलाएं दिखाई देंगी अब। तो महिलाओं को पुलिस बल में आरक्षण दिया, सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया, और स्थानीय निकाय के जो चुनाव होते हैं उसमें रिजर्वेशन कर दिया महिलाओं के लिए। तो कई ऐसे काम महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने किया जिसकी वजह से महिलाओं के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ी। अब महिला वोटर्स उनके बहुत खास वोटर्स हो गई। सर, शराबबंदी भी एक मुद्दा हो सकता है, क्योंकि अभी विपक्ष शराबबंदी को ही टारगेट कर रहा है। शराबबंदी कोई इस चुनाव में मुद्दा नहीं बन पाया, इसलिए कि शराबबंदी की तो तारीफ कर रही है महिलाएं। महिलाओं की मांग पर ही नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू किया था। ये दीगर बात है कि शराबबंदी विफल है, क्योंकि शराब का अवैध कारोबार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। होम डिलीवरी शराब की हो रही है, सच है, और सरकार को करोड़ों रुपए के सरकारी राजस्व का नुकसान हो रहा है। लेकिन नीतीश कुमार तो जो ठान लेते हैं वो करते हैं, और उनकी ये ड्रीम प्रोजेक्ट था उनका ये शराबबंदी को लागू करना है, तो उन्होंने लागू कर दिया, तो पीछे कहाँ हटने वाले हैं। लेकिन शराबबंदी से भले आर्थिक रूप से राजस्व का नुकसान हुआ हो सरकार को, लेकिन उसका फायदा भी मिला है, ऐसा नहीं है। अब शराब पीकर कोई चौक चौराहे पर हंगामा नहीं कर सकता, उसको डर रहता है कि पुलिस पकड़ लेगी। अब घर में भले कोई शराब मंगा के या घर में पी के सो जाए, तो रोड पर जो हंगामा होते थे शराबियों के द्वारा किए जाते थे वो तो खत्म हुआ। और वही एक कारण था कि कहीं महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं समझती। बिल्कुल, अब शराबी रोड पर घूमेगा, कहीं लड़की जाएगी तो उसको कुछ बोल देगा, टोन कर देगा, छेड़खानी कर देगा, तो वो सब तो खत्म हुआ, उसका सीधा फायदा महिलाओं को ही मिला। तो मुझे लगता है महिलाएं नीतीश कुमार के साथ बहुत मजबूती से जुड़ी, और उनको लगता है कि जो ये आज़ादी मिली है घर से बाहर निकलने की, जो सुरक्षा मिली है, वो नीतीश सरकार की देन है, और वो तेजस्वी यादव पर भरोसा नहीं कर पा रही हैं कि ये सुरक्षा, ये माहौल वो दे पाएंगे। सर, तो इस बार चुनाव में कहीं ना कहीं जदयू जो है वो बीजेपी से आगे दिख रहा है, तो अब ऐसे में एक सवाल उठता है कि एनडीए के साथ जब भी बीजेपी और जदयू साथ में लड़ी है तब बीजेपी आगे रही है, लेकिन इस बार तो अलग दिख रहा है माहौल। देखिए, बीजेपी और जेडीयू का कॉम्बिनेशन ऐसा है, और दूसरे शब्दों में कहें कि नीतीश कुमार ऐसे धुरी हैं बिहार की राजनीति के कि वो जिसके साथ जाएंगे उसी का पलड़ा भारी होगा। वो बैलेंसिंग फैक्टर है बिहार की राजनीति में, और आज भी बने हुए हैं। विपक्ष भले ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश करे कि नीतीश कुमार बीमार हैं, लेकिन उस नैरेटिव को सेट होने नहीं दिया उन्होंने। और चुनाव में देखिए ना भाई, चुनाव में जितनी सभाएं उन्होंने की, कहाँ कोई टक्कर दे पाया। दिन रात 8 घंटे फील्ड में रहे, रोड शो किया, सभाएं की, और अपने काम, अपने एक्शन से तो उन्होंने साबित कर दिया कि वो अस्वस्थ नहीं है। और चुनाव के ठीक पहले 17 से 18 ऐसी बड़ी घोषणाएं की कि तेजस्वी यादव चारों खाने की चीत हो गए। उनके माई बहन समान योजना फीका पड़ गया, ठीक है। उन्होंने फ्री बिजली 200 यूनिट देने का ऐलान किया था, नीतीश कुमार ने 125 यूनिट फ्री दे दिया। ऐलान न किया था, इन्होंने दे दिया। उन्होंने माई बहन योजना के तहत 22-25 रुपये देने का ऐलान किया था, खूब इसको प्रचार किया। ये बहुत बड़ी योजना थी महागठबंधन की, और मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती थी अगर लोग भरोसा करते तो। लेकिन लोगों ने भरोसा किया नहीं, नीतीश ने मौका ही नहीं दिया ना। नीतीश कुमार ने उनके लिए एक रोजगार का अवसर दे दिया 10,000 रुपये देकर। अब आप आश्चर्य करिए कि मैं जाता था रैंडम सर्वे में गांव देहात में, देखता था कि हर जगह भीड़ लगी हुई महिलाओं की। क्या हो रहा है भाई? तो 10,000 रुपया जो सरकार ने दिया है उसको लेने आई है। क्या करोगी 10,000 रुपये का? तो कोई करेगी बकरी पालन करेंगे, कोई कह रही है कि मिठाई की दुकान खोल देंगे, कोई कह रही है कि फर्नीचर बनाएंगे, तो कोई कह रही है कि पान की दुकान खोल देंगे, राशन की दुकान खोल देंगे। और महिलाओं में जो वो जोश है, जो उम्मीद है, वो जगी कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप होता है ना, जो कारोबारी बनने की ललक, वो देखने लायक थी। महिलाओं को उड़ान दे दी नीतीश कुमार ने। बिल्कुल, महिलाओं को उड़ान दे दी। उनको लगा कि भाई हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, हम अपने परिवार का पेट पाल सकते हैं, उनका खर्चा उठा सकते हैं। तो ये बड़ा परिवर्तन था। और तो मैं गया था, मुझे याद है हाजीपुर के इलाके में कहीं, तो महिलाएं जो थी वहाँ नितीश कुमार को बापू कह रही थी। बापू? राष्ट्रपिता तो बापू महात्मा गांधी को बोलते। हाँ, तो नीतीश कुमार, मुझे भी आश्चर्य हुआ कि महिलाएं कह रही थी कि बापू से मिलने गई थी, मिल नहीं पाई। कहने कि कौन बापू से मिलने गई थी? बापू अब कहाँ है? बोले अरे कहे नहीं बापू मेरे, बहुत ठीक है बापू, बापू ने हमारा ले किया। कौन बापू? तो नीतीश कुमार। मतलब अब नीतीश कुमार राज्य पिता हो गए। हाँ भाई, राष्ट्रपिता का दर्जा तो महिलाओं ने दे ही दिया है।
तो नीतीश कुमार ने जो बड़े बड़े ऐलान किए चुनाव के ठीक पहले, उसने पूरी बाजी पलट दी और महिलाओं ने जमकर नीतीश का साथ दिया है इस चुनाव में भी। और मुझे लगता है कि 20 साल तक सत्ता की धुरी बने हुए हैं नीतीश कुमार, या बिहार की राजनीति में एक बैलेंसिंग फैक्टर बने हुए हैं, तो महिलाओं के समर्थन के कारण ही बने हुए हैं। देखिए बिहार में कितने नेता हैं? लालू जी बड़े नेता थे, ठीक है, और यादवों के नेता थे, लेकिन रामविलास जी बड़े नेता थे, लेकिन दुसाधों के नेता थे, पासवानों के नेता थे। इसके बाद आप देख लीजिए मुकेश सहनी हैं, वो मलाहों के नेता हैं। राजपूत और भूमिहार का कोई नेता ही नहीं है। तो जो भी बिहार में नेता हैं वो कास्ट लीडर्स हैं, उनकी जाति का समर्थन उनको प्राप्त है। लेकिन नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जिनकी जाति का वोट कितना है? 3%, और 20 साल से सत्ता में है। क्यों? महिलाएं, और उन्होंने अति पिछड़ों को जोड़ा। अति पिछड़ा एक बड़ा वोट बैंक है ना भाई, ये तो जनगणना में सामने आ चुकी है तस्वीर कि 36% अति पिछड़ों की आबादी है, और यही अति पिछड़ा एक जमाने में लालू जी की भी ताकत थे। सर तो मतलब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जाति की राजनीति नहीं करते। नहीं, उन्होंने सबको जोड़ा। देखिए नीतीश कुमार जाति को आगे करके राजनीति नहीं करते हैं। हाँ, उन्होंने अति पिछड़ों को आगे बढ़ाया, अति पिछड़ों का दिल जीता। देखिए हुआ क्या कि लालू जी जब सत्ता में आए थे तो अति पिछड़ों का सहयोग उनको मिला था, दलितों का मिला था। केवल यादव मुस्लिम के बल पर तो सत्ता में आए नहीं थे। 15 साल राज किया तो सबके सहयोग से किया, लेकिन आगे चलकर वो यादवों के नेता हो गए। पहले गरीबों के नेता के रूप में उभरे, सामाजिक न्याय का बिगुल फूका। लालू जी जैसा कोई लोकप्रिय नेता तो हुआ ही नहीं बिहार में, न होगा। तो लालू जी ने सबको जोड़ा, लेकिन आगे चलकर वो यादवों के नेता के रूप में उनकी पहचान बन गई। पार्टी में देखिए कि जितने सबसे ज़्यादा यादव चुनाव लड़ने लगे, सबसे ज़्यादा वही विधायक बनने लगे। लालू यादव की पार्टी में उनके ज़माने में बड़े हर जाति के बड़े बड़े नेता हुआ करते थे। ब्राह्मण के नेता रघुनाथ झा थे, तो दलित नेता में रमई राम थे, राजपूत नेता में भाई जगतानंद जी थे। इसके बाद रघुवंश बाबू बड़े नेता राजपूत नेता थे। और मुझे लगता है कि हर जाति का बड़ा नेता लालू जी के साथ था। जगदीश शर्मा भूमिहार के नेता थे, लेकिन धीरे धीरे ये सब अलग होते गए और लालू जी केवल आधारित हो गए, निर्भर हो गए एम-वाई समीकरण पर, ज़्यादा फोकस्ड भी हो गए। तो वहीं से उनकी हार शुरू हुई। और नीतीश कुमार ने क्या किया कि अति पिछड़ा जो 36% है उसको साधना शुरू किया, दलितों को भी साधा, दलित महादलित बनाया, उनके लिए विशेष योजना की शुरुआत की, ठीक है ना। तो उन्होंने हर जाति में अति पिछड़ी जातियों को साधा और उनके लिए योजनाएं शुरू की। जब उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने लगा तो उनको लगा कि भाई नीतीश ही हमारे शुभचिंतक हैं। तो लालू यादव अति पिछड़ों के नेता थे, पहले पिछड़ों के बड़े नेता थे, अति पिछड़ों के बड़े नेता नहीं बन पाए कभी, और अति पिछड़ों में भी यादवों के नेता बनकर रह गए वो आगे चलकर। लेकिन नीतीश कुमार अति पिछड़ों के नेता बन गए। और आज मुझे आश्चर्य होता है कि इस उम्र में जब उनके स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, नीतीश कुमार का साथ अति पिछड़ा ने नहीं छोड़ा है। अति पिछड़ा समाज अभी भी बहुत मजबूती के साथ नीतीश कुमार के साथ बना हुआ है। और मैं रैंडम सर्वे कर रहा था तो गजब का समर्थन है। मुझे लग रहा था कि 20 साल से सत्ता में है, उम्र ज़्यादा हो गई है, और कुछ ऐसी बातें उन्होंने की थी जाने अनजाने में, जिसको लेकर एक परसेप्शन बन रहा था कि भाई नीतीश कुमार अब बूढ़े हो गए हैं, हाँ, उनको कुछ याद नहीं रहता। लेकिन नीतीश कुमार ने उस परसेप्शन को तोड़ा। जी, महागठबंधन तो ये बहुत स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, जनसुराज और तेजस्वी यादव की तरफ से खूब कोशिश की गई कि नीतीश कुमार को अयोग्य और बीमार घोषित कर दिया जाए। प्रशांत किशोर ने तो यहाँ तक कर दिया कि उनका मानसिक और शारीरिक संतुलन ठीक नहीं। हाँ, मेडिकल चेकअप कराने की मांग तक कर दी थी। लेकिन नीतीश कुमार ने किसी को जवाब नहीं, किसी का पलटवार नहीं किया। वो उन्होंने अपने काम के जरिए ये समझाने की, ये संदेश देने की कोशिश की कि वो ठीक है। लगातार वो सरकारी काम में लगे रहे, सरकारी कार्यों की समीक्षा करते रहे, चुनाव में बहुत मेहनत की, बहुत सारी घोषणाएं करते गए। और घोषणाएं तो ऐसी घोषणाएं की कि
पूरा पासा ही पलट गया। अब फिर कहने लगे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर तेजस्वी की, तो हमने, हमारा एजेंडा था, हमने ऐलान किया था, ये नकल करने वाले मुख्यमंत्री हैं, नकल करते हैं। अरे भाई, नकल के लिए भी अकल होना चाहिए। जी सर। आपने बड़े बड़े ऐलान तो कर दिए, लेकिन आप पर अभी लोग भरोसा ही नहीं कर रहे हैं। जी। आज भरोसा करने में समय भी लगता है। तेजस्वी जी की उम्र कितनी है अभी, जी। और मुख्यमंत्री एक बार चुनना है तो नीतीश कुमार से बेहतर चेहरा तो होना ही चाहिए। सर, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव ने भी जाति, मतलब अपना यादव जाति एमवाई समीकरण से उठकर अति पिछड़ा और भूमिहार नेताओं को भी मौका दिया था, फिर भी पीछे रह रहे हैं। हाँ, देखिए, तेजस्वी यादव ने बड़ा प्रयोग तो किया है, लोकसभा चुनाव में ही उन्होंने किया था। महागठबंधन की तरफ से 7 लोकसभा के उम्मीदवार बनाए गए थे अति कुशवाहा समाज से, और उसका असर दिखा। 2 सीटों पर कुशवाहा उम्मीदवार जीते भी, भाई काराकाट में भी और यहाँ आरा में भी। माले जीता ना भाई। तो ये बड़ा प्रयोग था। मतलब जहाँ तेजस्वी ने कुशवाहा उम्मीदवार दिया, वहाँ कुशवाहा के वोट बैंक में डिवीजन हुआ। कुशवाहा तो परंपरागत रूप से एनडीए के साथ रहा है, लेकिन कुशवाहा जाति की खासियत, एक खास पहचान सामने आई कि वो अपनी जाति के उम्मीदवार का साथ देता है। पहले वो पार्टी से कुशवाहा जाति को लेके वोट देते। हाँ, वो देखेंगे हमारी जाति का उम्मीदवार है, चाहे किसी भी दल का हो, तो उसको पहले साथ देंगे। मतलब ये दल नहीं देखती है, बस जाति। वो उनका कहना है कि हमारी भागीदारी, हिस्सेदारी जो ज़्यादा बढ़ाएगा उसका साथ देंगे। तो तेजस्वी ने प्रयोग किया और विधानसभा में भी उस प्रयोग को आगे बढ़ाया। महागठबंधन ने, मुझे जहाँ तक याद है कि 34 से ज़्यादा कुशवाहा और अति पिछड़ा को टिकट दिया है, और उसका इम्पैक्ट कई सीटों पर है भी। नहीं तो तेजस्वी यादव कहीं नहीं टिकते। मतलब उनकी ये जो स्ट्रेटजी थी यही काम आ रही है। बिल्कुल, प्रशांत किशोर कह रहे थे ना कि 25 से ज़्यादा आरजेडी की सीटें नहीं आएंगी। क्यों कह रहे थे? बिल्कुल कहीं नहीं ठहरते, लेकिन उन्होंने अपनी रणनीति बदली। उन्होंने एमवाई समीकरण से हटकर एक नया समीकरण बनाया, भूमिहारों को मौका दिया, यादवों की संख्या घटाई, मुसलमानों की संख्या बढ़ाई, अति पिछड़ों को ज़्यादा टिकट दिया। तो उसी का प्रभाव है कि तेजस्वी आज भी मजबूत दिखाई दे रहे हैं और टक्कर में दिखाई दे रहे हैं। अगर वो नहीं करते प्रयोग, मतलब A to Z वाला प्रयोग, उन्होंने कहते हैं ना कि मेरी पार्टी A to Z की पार्टी है, इसमें हर जाति के लोगों के लिए जगह है, और इसको साबित करने के लिए उन्होंने टिकट भी दिया। भूमिहारों को भी खूब टिकट दिया, कुशवाहा को भी खूब चुनाव मैदान में उतारा, कुर्मी, कोयरी, सबको। तो उसका फायदा तो मिला है उनको, लेकिन इतना फायदा नहीं मिला। जहाँ पर दिया उम्मीदवार वहाँ वोट मिल गया, ठीक है, लेकिन पूरे बिहार में अब कुशवाहा का वोट थोड़े उनको मिल गया, पूरे बिहार में कुर्मी का वोट थोड़े उनको मिल गया। लेकिन जहाँ उम्मीदवार दिया वहाँ कुछ ना कुछ वोट तो काटा ही, और इसका नुकसान भी दिखाई दे रहा है। इसका नुकसान भी बीजेपी को हुआ है, ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो लड़ाई है वो कांटे की लड़ाई बन गई थी महागठबंधन और एनडीए में, और ये बताना तक मुश्किल था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। होता है ना एक परसेप्शन बन जाना कि भाई इस बार बहुत कठिन लड़ाई है, नहीं, कांटे की लड़ाई है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसकी सरकार बनेगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। और मुझे भी लग रहा था, लेकिन जब मैं रैंडम सर्वे के लिए मैदान में उतरा, और मैं रैंडमली किसी से बात करता हूँ, किसी को मौका नहीं देता हूँ सोचने का, और दिल की बात निकलवाने की क्षमता रखता हूँ, तो मैंने निकलवाया जो बात, लोगों के दिल की बात, उससे मुझे लगा कि नहीं, एनडीए का पलड़ा भारी है। और नीतीश कुमार ने आखिरी दौर में वो पूरा गेम चेंज कर दिया, बड़े बड़े ऐलान करके अपने खिलाफ जो नाराजगी थी उसको खत्म कर दिया, और वो नाराजगी जो थी वो सहानुभूति में बदल गई। सोचिए कितना बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ। नीतीश कुमार के खिलाफ जो नाराजगी थी, जो निगेटिविटी थी, वो पूरी से पॉजिटिविटी में बदल गई, पॉजिटिव माहौल बन गया, और सहानुभूति हो गई कि अरे भाई नीतीश कुमार ने तो बहुत कुछ किया है ना। तो उनका रोड दिखाई देने लगा लोगों को, उनकी बिजली दिखाई देने लगी लोगों को, कानून व्यवस्था दिखाई देने लगा, बेटियों का हंसता चेहरा दिखाई देने लगा। हाँ बिल्कुल। तो लगभग लग गया नहीं भाई ये ठीक है, तेजस्वी जी आएंगे तो क्या होगा पता नहीं। और तेजस्वी जी का खेल उनके ही लोगों ने ज़्यादा बिगाड़ा। अब मान लीजिए कि आपने देखा होगा, एक वीडियो में देख रहा था जिसमें पप्पू यादव, तेजस्वी यादव एक सभा में हैं, और पप्पू यादव आरजेडी के कार्यकर्ताओं को डांट रहे हैं, हरा गमछा हटाओ, पगड़ी हटाओ, गमछा हटाओ, तुम लोग बर्बाद कर रहे हो, तुम लोग नुकसान पहुंचा रहे हो, ठीक है ना। तेजस्वी यादव दिखा रहे हैं, देखिए वो भी किया है, हाँ, तो उसको भी डांट रहे हैं। मतलब वो तेजस्वी यादव उस नैरेटिव को तोड़ना चाहते थे जो बीजेपी बनाती रही है,
जंगल राज के लिए। जंगल राज की कि भाई तेजस्वी आएंगे तो यादव बेलगाम हो जाएंगे, हाँ गुंडागर्दी शुरू हो जाएगी, अपराधियों का बोलबाला हो जाएगा, कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। और वो कोशिश कर रहे थे ये नैरेटिव को खत्म करने की सर तेजस्वी। लेकिन वे खत्म नहीं कर पाए। इसलिए नहीं कर पाए कि उनके लोग ऐसा हुड़दंग करते रहे चुनाव में कि फिर से लोगों को लगा, अरे भाई तो अभी ये ऐसा कर रहा है तो फिर बाद में क्या करेगा। सर आज भी तो आपने नवादा में किया सर्वे, उसमें देखा। नवादा में सर्वे नहीं था, मैं तो गया था, वोटिंग हो रही थी वहाँ, कवर करने गया था। मुझे खबर मिली कि वहाँ पर एक गांव है जहाँ पर एक मतदान केंद्र पर साइलेंटली यादवों ने कब्जा कर लिया। कब्जा कर लिया था। हाँ कब्जा कर लिया, मतलब वो अलग तरीका है, बंदूक के बल पर नहीं। उन्होंने किया क्या था कि अपने ही गांव के जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, उनको बूथ तक जाने ही नहीं दिया। मतलब समझ रहे थे कि जो एनडीए को वोट देंगे उनको जाने नहीं देना। मैं गया था मतदान केंद्र पर, शिकायत मिली तो जाकर मैं हैरान था कि वहाँ तो बिल्कुल लंबी लाइन लगी थी पुरुषों की, महिलाओं की, और एकदम शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव चल रहा था, मतदान चल रहा था। पुलिस वाले भी कह रहे थे देख लीजिए आप, कहाँ यहाँ कुछ हो रहा है, कहाँ कौन रोक रहा है किसको। और हम लोग, जीना बेकार है, सीआरपीएफ वाले कह रहे थे जीना बेकार है कि हमारे रहते कोई किसी को रोक दे वोट देने से। और वहीं ये सारी हरकतें चल रही थी। नहीं तो मुझे लगा कि दाल में जरूर काला है, इतनी शांति है तो जरूर गड़बड़ है। और कोई विरोध में नहीं बोल रहा है, मतलब एक ही पार्टी के लोग यहाँ हैं, कोई तो विरोध में बोलेगा ना, कुछ बोलेगा ना भाई। तो मुझे मेरे कान खड़े हो गए और मैं दूसरे रास्ते से, गांव के पीछे के रास्ते से गांव में घुसा। पीछे के रास्ते? हाँ, तो पता चला कि सैकड़ों लोग खड़े थे, महिलाएं खड़ी थी और वो विरोध कर रही थी कि भाई हमको वोट नहीं गिराने दिया जा रहा है। मैंने पूछा कि कौन रोक रहा है, तो आगे यादव जी लोग हैं, रोक रहे हैं, लाठी मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं महिलाओं को भद्दी भद्दी। मतलब मारपीट की जा रही है। लाठी डंडे से मार रहे थे और गालियां दे रहे थे भद्दी भद्दी। हम लोगों ने चोट का निशान देखा कि एक व्यक्ति का कान फट गया था, खून निकल रहा था। कई लोगों के हाथों पर लाठी के निशान थे, मतलब लाठी मारा तो हाथ से रोके होंगे, तो निशान दिख रहे थे। कई महिलाएं, सर फटा हुआ था, कई महिलाएं रो रही थी कि हमको गाली दे के भगा दिया गया। लेकिन महिलाओं की दाद दूंगा उनकी हिम्मत का भाई। 4 अटेम्प्ट ले रही थी वो जाने का, मतदान केंद्र पर कैसे वो पहुंच जाए, मतलब वोट देने के लिए लड़ाई। हाँ, जितना ही रोका जा रहा था वो उतनी ही जिद पर अड़ रही थी। पुरुष एकदम शांत थे, चलो नहीं गिराने देगा तो क्या करना है, जिसके लिए हम गिराने जा रहे हैं वही चिंता नहीं कर रहा है हमारी, पुलिस नहीं आ रही है, छोड़ो। एक महिला को, नहीं ये कैसे पुरुष हैं, हिम्मत नहीं दिखा रहे हैं लड़ने का, हम तो वोट गिरा के रहेंगे, हम जिसका खाते हैं उसको उसी का गाएंगे। मतलब महिलाएं बहुत वफादार हैं। नीतीश कुमार और, हाँ बिल्कुल। तो महिलाओं को मैं लेकर आगे बढ़ा कि चलिए मैं चलता हूँ, पुलिस नहीं है तो मैं हूँ ना। और मेरे पास क्या हथियार था, कैमरा था, लाइव व्यू था, मतलब मैं लेकर जा रहा था महिलाओं को, अगर हमला होता तो लाइव तस्वीरें पूरे देश भर में दिखाई देती। उसी दम पर मैं हिम्मत करके आगे बढ़ रहा था। लेकिन यादव भी बेवकूफ़ नहीं हैं, वो अब समझदार हो गए हैं। कुछ लोग हैं जो इस तरह का माहौल क्रिएट कर देते हैं। सबसे मैंने बात की, जिन पर आरोप लगा था उनसे भी बात किया कि क्यों रोक रहे हैं। उन्होंने सफाई दी, नहीं नहीं हम लोग किसी को नहीं रोक रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं गलत लगा रहे हैं। लेकिन ये सच्चाई यही है कि उस गांव में हर चुनाव में ये होता है। मतलब राजद के समर्थक वोट डालने से रोकते हैं दूसरों को, और फिर भी पुलिस चेतती नहीं है, सुरक्षा की कोई खास व्यवस्था नहीं करती, उनके लिए अलग मतदान केंद्र की व्यवस्था नहीं करती। और जो वहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, बीजेपी की विधायिका हैं, उनके पति हैं वहाँ के बड़े बाहुबली हैं, अखिलेश सरदार, वो लाचार दिख रहे थे, बेवश दिख रहे थे। अपनी ही सरकार में कह रहे थे कि भाई देखिए ना, कोई सुन ही नहीं रहा है, मेरी सरकार थोड़े है, तो चुनाव आयोग सब देख रहा है और पुलिस मदद नहीं कर रही है। पुलिस को मैंने शिकायत की थी कि वहाँ बूथ कैप्चर कर लिया गया है, हमारे लोगों को वोट नहीं गिराने दिया जा रहा है, पुलिस जा ही नहीं रही है, कुछ कर ही नहीं रही है। तो ये स्थिति देखिए। तो मुझे लगता है कि ये जो कुछ लोग हुड़दंगी हैं, उन्होंने तेजस्वी यादव के सपने पर पानी फेरा है। अगर वो नैरेटिव खत्म हो जाता कि तेजस्वी आएंगे, और एक सच नैरेटिव है, मैं नहीं मानता हूँ, तेजस्वी आएंगे तो फिर 90 वाला दशक लौट जाएगा, इसकी गारंटी कौन दे सकता है। तेजस्वी भी नए युग के युवा हैं, वो समझ रहे हैं भाई कि अब वो जमाना गया 90 वाला। सर कहीं ना कहीं उनके कंधे पर भी ये जिम्मेदारी है कि उनके माता पिता के दौरान जो जंगल राज जिसको करार दिया गया उसको सुधारना है, उस नैरेटिव को बदलना है। हाँ, तो कोशिश करते दिखाई दिए,
देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था वोटिंग से पहले, और उन्होंने क्या कहा था कि 18 तारीख को मैं शपथ लूंगा मुख्यमंत्री पद का, और खरमास में ही बिहार के तमाम अपराधियों को जेल के अंदर भेज दूंगा, मैं अपनी परछाई को भी नहीं छोड़ूंगा। सर लेकिन ऐसे में एक सवाल उठता है कि नवादा में जो उनके समर्थक लोगों को वोट देने से रोक रहे थे वो भी तो एक तरह से अपराधी ही हुए। हाँ, बिल्कुल। तो लेकिन वही तो बात है कि तेजस्वी तो उस नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे कि जंगल राज वाला जो एनडीए बढ़ा चढ़ाकर बता रहा था। एनडीए के सारे नेता, यहाँ तक प्रधानमंत्री, क्या जंगल राज पर ही ज्यादा बोल रहे थे। प्रधानमंत्री जी तो लगातार जंगल राज पर बोल रहे थे, उनके तमाम नेता मंत्री बोल रहे थे, और उस जंगल राज के नैरेटिव को तेजस्वी के लोग ही मजबूत बना रहे थे। तेजस्वी उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, बार बार वो सफाई दे रहे थे कि मैं आ जाऊंगा, मेरी सरकार आ जाएगी तो कोई अपराधी बचेगा नहीं, और खरमास महीने में ही सभी अपराधियों को जेल भेज दूंगा, बार बार वो कह रहे थे, सफाई दे रहे थे। तो वो तो कोशिश कर रहे थे कि इस नैरेटिव को हम खत्म करें, लेकिन उनके लोग ही खत्म नहीं होने दिए। अब मुरेठा बांध के, गमछा बांध के, हरा गमछा लेके उछाल रहे हैं, लाठी ठोक रहे हैं, इतना जोश दिखा रहे हैं कि उससे दूसरे लोग डर जाते हैं ना भाई। जो अति पिछड़ी जातियों के लोग हैं उनकी हुड़दंगई देखकर डर जाते हैं ना वो, क्योंकि उनकी भाषा ठीक नहीं है, दलितों के साथ व्यवहार ठीक नहीं है, अति पिछड़ों के साथ व्यवहार ठीक नहीं है, तो सब जातियां उनको दुश्मन समझती हैं यादवों को। तो इसका नुकसान हो रहा है ना। लेकिन तेजस्वी यादव हर जाति को जोड़ने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो हर जाति का प्रतिनिधित्व भी दे रहे हैं, और इसीलिए वो मजबूती से चुनाव भी लड़ रहे हैं। लेकिन अब भाई जब तक वो नैरेटिव खत्म नहीं होगा ना जंगल राज वाला, तब तक तेजस्वी जी की वापसी सत्ता में मुझे नहीं लगता संभव है। सर तो वो नैरेटिव खत्म करने के लिए भी तेजस्वी यादव को सत्ता में आना होगा। बिल्कुल। नीतीश कुमार सुशासन बाबू के रूप में जाने जाते हैं, उनका यूएसपी ही है कानून व्यवस्था। तो लोग आज भी मान रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार का शासन जब तक है तब तक गुंडागर्दी नहीं होगी। और देखिए भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, लोग भ्रष्टाचार से परेशान हैं, दुखी हैं, आहत हैं, और शिकायत भी करते दिखाई दिए मेरे रैंडम सर्वे में। कोई आदमी ऐसा नहीं मिला जो कहे कि नहीं भ्रष्टाचार नहीं बढ़ा है। ठीक है ना, भ्रष्टाचार बढ़ा है ब्लॉक लेवल से लेके हर जगह पर, लेकिन उससे ज्यादा डर उनको लगता है जंगल राज से। भ्रष्टाचार से ज्यादा डर उनको जंगल राज से लगता है। कहीं तेजस्वी यादव की सरकार आएगी तो फिर हम असुरक्षित तो नहीं हो जाएंगे, हमारी बहन बेटियां असुरक्षित तो नहीं हो जाएंगी, हम घर ठीक से लौट पाएंगे या नहीं। हाँ। अब मैं गया था किसी इलाके में, याद नहीं है उस इलाके का नाम, तो सड़क के किनारे जो गरीब लोग रहते हैं ना, अति पिछड़ी जातियों के, वो कह रहे थे कि अरे नहीं 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 वो हमको नीतीश राज चाहिए। क्यों चाहिए भाई, 20 साल से मन नहीं भरा? तो नहीं, कम से कम मेरा बकरी कोई नहीं ना खोल के ले जाता है, मेरे का मुर्गा कोई उठा के नहीं ले जाता है, मेरी गाय भैंस तो कोई नहीं खोल के ले जाता है। तो उनको ये डर है कि फिर भाई सरकार बदल जाएगी तो उनके मवेशी कोई खोल कर ले जाएगा, कोई उनकी बकरी उठा ले जाएगा पार्टी करने के लिए। तो वो जो दिमाग में बातें हैं वो रोक रही हैं। तो तेजस्वी यादव ने उसी को तोड़ने के लिए हर जाति के लोगों की हिस्सेदारी दी। अरे कुशवाहा को, कुर्मी को, दलित को, सबको टिकट दिया ना भाई। यादवों की संख्या घटा दी, अति पिछड़ों की संख्या बढ़ा दी, लेकिन केवल सीट और टिकट देने से थोड़े होता है। जो जनरल नैरेटिव सेट है, लोगों के मन में जो डर है, उसको भी तो निकालना पड़ेगा, और वो तभी निकलेगा जब तेजस्वी यादव के साथ साथ उनके समर्थक भी का व्यवहार बदले। ठीक है, तो ये बड़ी चुनौती है तेजस्वी यादव के सामने। सर तो इस बार चुनाव में काफी मतलब कांग्रेस जो थी एक्टिव दिख रही थी, पर फिर भी उसके बाद भी इतना पीछे होना और कांग्रेस की इतनी कमी दिखना, क्या है इसका कारण? देखिए कांग्रेस पार्टी बिल्कुल इस बार बहुत अलग तेवर में दिखाई दे रही थी। कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदला, अपने चुनाव प्रभारी को बदला, कृष्णा अलवारू जो राहुल गांधी के सबसे भरोसेमंद है उनको लाया, प्रदेश अध्यक्ष के पद पर एक दलित को बैठाया, अति पिछड़ा दलित पर ज़्यादा राहुल गांधी ने जोर दिया, और टिकट बंटवारे में भी इसका उनका बहुत ख्याल रखा। लेकिन दिक्कत ये हुई कि समझौता आखिरी क्षण तक टलता रहा। सीट बंटवारा को लेकर आपस में ही महागठबंधन के घटक दल लड़ गए, भिड़ गए। कांग्रेस पार्टी ऐसा लग रहा था कि अब गठबंधन से बाहर हो जाएगी, तब हो जाएगी, कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ जाएगी, यहाँ तक बात होने लगी थी।
और चुनाव के एकदम आखिरी क्षण में फैसला हुआ, उस पर भी टिका नहीं रह पाया कोई दल। अब आरजेडी की सीट पर कांग्रेस ने उम्मीदवार खड़ा कर दिया, तो कांग्रेस की सीट पर आरजेडी ने उम्मीदवार खड़ा कर दिया। मुकेश सहनी जो 60 सीटों की और डिप्टी सीएम की पद की मांग को लेकर लड़े थे, और आखिरकार सबको झुकना पड़ा, उनको डिप्टी सीएम का चेहरा बताना पड़ा। लेकिन सीटें 15 मिली। अब 15 में से भी एक भी सीट पर नहीं लड़ पाए मुकेश सहनी, न उनका परिवार लड़ पाया। उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके भाई हैं संतोष सहनी, तो उन्होंने तो गौरा बौराम से पर्चा भी भर दिया, नामांकन भी कर दिया, चुनाव प्रचार भी शुरू हो गया। मुकेश सहनी भी लगे हुए थे उनको जिताने में। और प्रचार के आखिरी दिन मुकेश सहनी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने भाई को पीछे खींचना पड़ा, क्योंकि उस सीट पर आरजेडी का उम्मीदवार पहले से था, एक मुस्लिम उम्मीदवार था। तो इस तरह का कंफ्यूजन 10 से 12 सीटों पर रहा। अब आप देख लीजिए, करहगर सीट है, वहाँ पर सीपीआई भी है मैदान में, कांग्रेस पार्टी भी है मैदान में। मतलब एक ही दल के दो हैं आमने सामने। तो 1 दर्जन सीटों पर यही स्थिति है। ठीक है, उसको कम करने की कोशिश की तेजस्वी यादव ने, फिर भी 8-10 सीटों पर इसी तरह की फ्रेंडली फाइट की स्थिति बनी हुई है। तो उनके नुकसान का सबसे बड़ा कारण ये भी है। और महागठबंधन के नुकसान का सबसे दूसरा फैक्टर है जनसुराज और एमआईएम। सर, इस बार चुनाव में प्रशांत किशोर और जनसुराज की काफी लहर देखने को मिली, तो उनकी क्या हालत है इस बार चुनाव में? वे कैसा मतलब रिजल्ट ला सकते हैं? देखिए, जनसुराज को कितनी सीटें मिलेंगी ये कहना बड़ा मुश्किल है, मुझे नहीं, बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। लेकिन ये जनसुराज की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि इतने कम समय में, भाई 1 साल की पार्टी है, 2 साल तो यात्रा कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने पार्टी बनाई। 1 साल की पार्टी 243 सीटों पर चुनाव लड़े, ये बड़ी बात थी, वो भी बिना किसी अलायंस के। और प्रशांत किशोर का ग्राफ ऐसे बढ़ रहा था ना। लेकिन जब तक लीप ऑफ फेथ, मतलब लोगों को ये भरोसा नहीं हो जाए कि ये टक्कर दे सकते हैं, जैसे मुसलमानों को ये भरोसा होना चाहिए कि ये बीजेपी को हरा सकते हैं, तब आपके साथ जुड़ेंगे। ठीक है ना। और जो अगड़ी जाति के लोग हैं उनको भरोसा होना चाहिए कि आप आरजेडी को हरा देंगे। जी सर, सर्वे के दौरान भी काफी लोग ऐसा बोल रहे थे कि जो जीतेगा उन्हें ही समर्थन दे देंगे। बिल्कुल, मेरे रैंडम सर्वे में भी यही लोग बोलते हुए दिखाई दे रहे थे। तो अगर प्रशांत किशोर ये नैरेटिव सेट करने में सफल रहते कि सीटों पर लड़ाई उनसे है, मतलब बीजेपी की भी लड़ाई उनसे है, आरजेडी की भी लड़ाई उनसे है, अगर ये परिस्थिति पैदा कर देते तो उनको भरपूर समर्थन मिल जाता और वो बड़ा खेल कर सकते थे। लेकिन समय की कमी और कुछ चूक भी हुई है, जिसके कारण वो नैरेटिव सेट नहीं कर पाए। लेकिन प्रशांत किशोर की उपलब्धि को आप कम नहीं आंक सकते। 1 साल में उन्होंने एक बड़ा दल खड़ा कर दिया, ऐसा दल जिसको बिहार के कोने कोने में चले जाइए, गांव देहात में लोग जानते हैं, महिलाएं पहचानती हैं, उनकी बात करती हैं और उनकी सोच को सराहती है। हाँ, सब लोग सराहते हैं। तो प्रशांत किशोर को उम्मीद से तो लोग देख रहे हैं, लेकिन भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि सरकार बना पाएंगे। उनको लगता है कि बीजेपी आरजेडी से थोड़े अभी लड़ने लायक हुए हैं, अभी तो नए हैं और मेहनत करना चाहिए। और बिहार एक बार भरोसा कर लेता है तो 10-15 साल कान आंख बंद करके सो जाता है। जैसे लालू जी के लिए सो गया, एक बार भरोसा किया, लालू जी को गोदी पर बैठा दिया, 15 साल बिहार सो गया। 15 साल राज किया ना उन्होंने। 20 साल से नीतीश कुमार राज कर रहे हैं। तो अगर प्रशांत किशोर को भी राज करना है तो बिहार के लोगों का भरोसा तो जितना ही पड़ेगा, और ये भरोसा दिलाना पड़ेगा कि भाई वो बीजेपी को भी हराने में सक्षम है, आरजेडी को भी हराने में सक्षम है, वो नई व्यवस्था और नई सरकार देने में भी सक्षम है। तो मुझे लगता है कि अगले ये 5 साल तक किसी से डटे रहे मैदान में तो वो दिन भी आ सकते हैं। सर, तो काफी सीटें ऐसी हैं जिसमें प्रशांत किशोर की जनसुराज के कैंडिडेट जो है वो फ्रेंडली फाइट दे रहे हैं, जो कैंडिडेट अच्छा फाइट दे रहे हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि मैं तो उनके उम्मीदवारों का 1-to-1 कवरेज नहीं कर पाया बहुत, लेकिन 20-25 उम्मीदवारों को मैंने जाकर ग्राउंड लेवल पर कवर किया है, और 25 में से 15 ऐसे उम्मीदवार मिले जो बहुत मजबूत दिखाई दिए। तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर की जनसुराज के कैंडिडेट कई सीटों पर मुकाबले में हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज़्यादा नुकसान प्रशांत किशोर ने महागठबंधन को पहुंचाया है, साथ ही बीजेपी को भी। अब देखिए, बक्सर की सीट है, तो बक्सर में अगर बीजेपी चुकेगी अगर, तो इसका कारण जनसुराज होगा, क्योंकि के तिवारी के बेटे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता थे के तिवारी, उनके बेटे हैं तथागत, उनको जनसुराज ने उम्मीदवार बनाया है। तो अगर वो
20,000 से ज़्यादा वोट ला देते हैं तो वहाँ कांग्रेस फिर जीत जाएगी। उसी तरह से कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पर जनसुराज एनडीए का खेल बिगाड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कोसी सीमांचल में आप जाइएगा तो 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसी सीटें हैं जहाँ पर एमआईएम प्रशांत किशोर ने मुसलमान उम्मीदवार, दमदार मुसलमान उम्मीदवार मैदान में उतार कर मुश्किल बढ़ा दी है महागठबंधन की। तो कोसी सीमांचल में मुझे लगता है कि इस बार एनडीए को लाभ मिल जाए उसका। तो कहीं पर वो एनडीए को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो कहीं पर महागठबंधन को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। मतलब होता है ना कि बिल्कुल प्रभावहीन नहीं है, उनकी पार्टी ने अहम भूमिका निभाई है। ठीक है ना। अगर उनकी पार्टी केवल महागठबंधन का वोट काटती, बीजेपी का केवल वोट काटती, एनडीए का वोट काटती तो तेजस्वी यादव सीएम बन जाते, उनकी सरकार बन जाती। लेकिन उन्होंने दोनों को बराबर बराबर काटा है लगभग। पहले जब शुरुआती तौर पे जनसुराज की लहर तेज हो रही थी तब कुछ लोग कह रहे थे ये एनडीए बीजेपी की बी पार्टी है, तो कुछ लोग कह रहे थे ये राजद की बी पार्टी है। हाँ बिल्कुल, अपने सुविधा अनुसार लोग कह रहे थे। अब आरजेडी के लोग कहने लगे कि भाई ये तो बीजेपी की बी टीम है, और जब उनको लगा कि ये तो बीजेपी को ही हरा रहे हैं तो बीजेपी वाले कहने लगे आरजेडी की बी टीम है। तो ये कहने से कोई बी टीम और ए टीम नहीं होता है। प्रशांत किशोर ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है, कम समय में अच्छा काम किया है, पार्टी और संगठन को खड़ा कर दिया है, और अगले चुनाव तक वो डटे रहे तो तीसरी ताकत तो बन ही चुके हैं। तो इतने कम समय में कोई नया दल तीसरी ताकत बन जाए वो बहुत बड़ी बात है। और प्रशांत किशोर ने तो अलायंस किसी से नहीं किया। तो देश में कितनी ऐसी पार्टियां हैं जो बिना किसी अलायंस के चुनाव लड़े, जीत जाए और सरकार बना ले। बहुत मुश्किल काम है भाई। बिहार में क्या बीजेपी अकेले चुनाव लड़के सरकार बना लेगी? क्या नीतीश कुमार अकेले लड़के चुनाव सरकार बना लेंगे? तेजस्वी यादव बना लेंगे? कोई नहीं बना सकता, सबको गठजोड़ की जरूरत है। लेकिन प्रशांत किशोर ने अकेले चुनाव लड़ा तो जानते थे कि अकेले चुनाव लड़के हम सरकार नहीं बना सकते हैं। पर उन्होंने चुनाव के मुद्दों में रिवोल्यूशन ला दिया। हाँ, लेकिन उन्होंने चुनाव सभी सीटों पर लड़ करके एक नया ट्रेंड सेट किया है और एक नई उम्मीद जगाई है। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया है, तब 20 साल तक टिके हुए हैं। और अब उनकी आखिरी पारी है, तो आखिरी पारी को उन्होंने बहुत तरीके से शानदार बनाने की कोशिश की है। मतलब चुनाव के ठीक पहले जो 17-18 बड़े ऐलान किए, उसकी वजह से उनके खिलाफ जो नाराजगी थी वो सिंपैथी में, सहानुभूति में बदल गई। चलिए भाई, ये तो इनका आखिरी चुनाव है तो इनका फेयरवेल बढ़िया से कर देते हैं। जनता ने सोचा कि भाई बहुत काम किया है, कानून व्यवस्था में बहुत सुधार आया, बिहार बहुत आगे बढ़ा, सड़कें बनी, बिजली रहती है 24 घंटे में 20 घंटे, किसी को अब डर नहीं लगता कहीं आने जाने में। तो बदलाव तो हुआ है। तो जनता ने सोचा कि भाई ठीक है, जब इनको हटाना ही है तो पहले एक बार भरपूर समर्थन दे दो, इतना फेयरवेल कर दो कि नीतीश कुमार ये नहीं कहें कि भाई हमने पूरा जीवन दे दिया बिहार के लिए और बिहार की जनता ने हमको ठोकर मार दिया। तो मतलब जदयू इस बार भी हो सकता है बड़ी पार्टी बनकर निकल जाए। बिल्कुल, जेडीयू मुझे लगता है कि बीजेपी से बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। देखिए पिछले चुनाव में क्या हुआ था, चिराग पासवान एनडीए से बाहर आ गए, और बाहर आए तो उनको कायदे से महागठबंधन के साथ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गए, और मोदी जी का हनुमान अपने को बताते रहे, और बीजेपी के ही जो बागी नेता थे उनका इस्तेमाल करके जेडीयू को 30 से 35 सीटों पर चुनाव हरा दिया। तो जेडीयू पहली बार तीसरे नंबर की पार्टी बन गई, 43 विधायकों वाली पार्टी बन गई। नीतीश कुमार सीएम बनना नहीं चाहते थे, लेकिन बीजेपी बिना उनके सरकार भी नहीं बना सकती थी। ठीक है ना। और नीतीश कुमार की लोकप्रियता का अंदाजा था बीजेपी को, तो बीजेपी ने 43 विधायकों वाली पार्टी के नेता होने के बावजूद नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन फर्क दिखा। देखिए नीतीश कुमार जब भी मजबूत रहे, मतलब उनके 60-70 विधायक रहे, और बीजेपी के साथ सरकार अपनी शर्तों पर चलाई, कभी झुके नहीं, और कभी अपने सेकुलर क्रेडेंशियल के साथ समझौता नहीं किया। लेकिन जैसे ही 43 विधायकों वाली पार्टी के नेता बने, बीजेपी हावी तो हो ही गई। अब वो नहीं लग रहा कि नीतीश कुमार की सरकार है, और नीतीश कुमार ही जो फैसला लेंगे वही होगा। ठीक है ना। वो लग रहा था कि नहीं, बीजेपी का हस्तक्षेप बढ़ा है। तो मुझे लगता है कि इस बार ज़्यादा सीटें जीत करके नीतीश कुमार फिर से पुराने वाले रौब में आ सकते हैं। देखिए भाई,
मेंटली भी कोई आदमी बहुत डाउन होता है ना। अब जो 115 सीट विधायकों वाली पार्टी का नेता रह चुका हूँ। 2010 में 115 सीटें जीती थी नीतीश कुमार ने। 2005 में पहली बार सत्ता में आए, अच्छा काम किया, इनाम में जनता ने 115 सीटें दी। लेकिन उसके बाद सीटों की संख्या लगातार घटती गई और नीतीश कुमार कमजोर होते गए। लेकिन नीतीश कुमार का जो सॉलिड वोट बैंक है, जिसके कारण वो बिहार की राजनीति में एक बैलेंसिंग फैक्टर बने हुए हैं, वो तो उसने उनका साथ नहीं छोड़ा है अभी तक। और नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री मानना बीजेपी की मजबूरी है। मुझे लगता है इस चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है बिहार की। दूसरे नंबर पर मुझे लगता है बीजेपी रहेगी, तीसरे नंबर पर आरजेडी, यही होने जा रहा है। सर लेकिन कांग्रेस भी तो इस बार काफी जोरों शोरों से प्रचार प्रसार कर रही थी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे सब अभी जमीनी स्तर पे उतर के लोगों के बीच जा रहे थे, उनसे मिल रहे थे, तो फिर उनका असर नहीं दिखेगा? नहीं, राहुल गांधी ने बहुत मेहनत की, लेकिन आखिरी क्षण में सब गुड़ गोबर हो गया, क्योंकि उन लोगों के बीच में समझौता नहीं आपस में ही लड़ गए महागठबंधन के घटक दल, और बहुत विलम्ब से समझौता हुआ। समझौता भी हुआ तो सॉलिड नहीं हुआ। 1 दर्जन सीटों पर फ्रेंडली फाइट की नौबत पैदा हो गई। उनके कार्यकर्ता समर्थक असमंजस में पड़ गए कि किसका साथ देना है। तो 1 दर्जन सीटों पर तो यही नुकसान हो गया अपनी करनी के कारण, कांग्रेस को भी, महागठबंधन आरजेडी को भी। कोसी सीमांचल में जो भी कुछ बचा था उससे पूरा कर दिया प्रशांत किशोर और एमआईएम ने। तो मुझे लगता है कि 15 से 30 सीटों का नुकसान तो एमआईएम, जनसुराज और खुद महागठबंधन ने अपना कर लिया। तो भाई अब 25-30 सीटें तो बहुत मायने रखती है ना। पिछली बार तो तेजस्वी यादव केवल 12,000 कुछ वोटों से चूक गए थे सरकार बनाने में। इस बार ज्यादा अंतर रहेगा, क्योंकि देखिए है क्या कि नेताओं की नींद उड़ी हुई है, सबकी नींद उड़ी हुई है। और जो भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं जो बैठ के एसी रूम में आंकड़ा तैयार करते हैं एग्जिट पोल का, उनको भी समझ में नहीं आ रहा है क्या होने वाला है। क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई ज़्यादा वोटिंग होगी तो सरकार बदल जाएगी। लेकिन मैं बता दूं कि ज़्यादा वोटिंग हो रही है तो ये सरकार के खिलाफ नहीं हो रही है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर मेरे रैंडम सर्वे में सरकार के खिलाफ कोई आक्रोश ही नहीं है। अगर वो आक्रोश होता और इतनी बम्पर वोटिंग होती तो मैं दावे के साथ कह सकता था कि नीतीश सरकार बदलने वाली है, तेजस्वी की सरकार आने वाली है। लेकिन जब ग्राउंड लेवल पर नाराजगी नहीं है नीतीश सरकार को लेकर और जनता अभी भी नीतीश मोदी कर रही है, तो बम्पर वोटिंग का फायदा कैसे मिल जाएगा तेजस्वी यादव को? बम्पर वोटिंग के कई कारण हो सकते हैं ना भाई, कि जो बिहार के बाहर रहते हैं प्रवासी, जिनको आश्वासन दिया था जनसुराज ने कि आप आएंगे छठ में तो फिर वापस आपको काम के लिए दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा, यहीं आपको जनसुराज की सरकार बनेगी और काम मिल जाएगा। तो बहुत प्रभावित थे प्रवासी, वो आए थे इस बार वोटिंग में, उन्होंने हिस्सा लिया है। हो सकता है कि उन्होंने जनसुराज के लिए वोट भी किया हो, ठीक है। और एसआईआर का भी असर है, एसआईआर की वजह से भी बोगस वोटरों की संख्या घटी है। कई कारण हो सकते हैं सर, लेकिन ऐसा भी तो नहीं कर सकते ना कि जो प्रवासी लोग बिहार आए हैं वो जनसुराज को ही वोट दिए होंगे या महागठबंधन को? कोई जरूरी नहीं है। लेकिन देखिए है क्या कि नीतीश कुमार से बेहतर साबित हो सकती है तेजस्वी की सरकार। ये मैसेज देने में तो कामयाब नहीं रहे तेजस्वी। अगर ये मैसेज देने में कामयाब होते तो उनके पक्ष में बम्पर वोटिंग जा सकता था। लेकिन जब सरकार के खिलाफ नाराजगी ही नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी दिख नहीं रही है, प्रो इनकम्बेंसी दिख रही है, तो प्रो इनकम्बेंसी में क्या होता है, जब ज्यादा वोटिंग होती है तो सरकार के पक्ष में वोटिंग हो जाती है। ये भी तो हो सकता है कि प्रवासी आए हैं सत्ता बचाने को। ये भी हो सकता है। ये देखिए नीतीश कुमार को बचाने के लिए ही ये बम्पर वोटिंग हुई है, मुझे लगता है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर कोई नाराजगी नहीं थी और वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया है। तो या तो जनसुराज को ताकत देने के लिए बम्पर वोटिंग हुई है, या फिर नीतीश कुमार को फिर से सत्ता में वापस लाने के लिए बम्पर वोटिंग हुई है।
बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहां खूब वोटिंग्स हुई है, और अब जैसे नवादा में सबसे कम वोटिंग हुई है। सर, आपने नवादा में ग्राउंड रिपोर्टिंग किया, वहां आरजेडी समर्थक ने जो झड़प किया, उसके कारण हो सकता है कि नवादा में कम वोटिंग की गई है। हाँ, नवादा में कम वोटिंग हुई है। वो जो आंकड़े आ रहे हैं पूरे बिहार में तो बम्पर वोटिंग हुई है, 67 पॉइंट कुछ, मैंने हाँ, तो पहले फेज को भी टॉप कर गया है दूसरा फेज तो। और नवादा में 57.11। हाँ, तो वहाँ पर आपने देखा किस तरह से वोट डालने से रोका गया। तो ऐसे ही कई जगहों पर रोका गया होगा। मेरे पास तो एक ही जगह की तस्वीर है ना भाई, हर जगह तो मैं जा नहीं पाया। तो इस तरह से रोका गया लोगों को वोट देने से, तो परसेंटेज तो कम होगा। सर, बगहा में तो 15,000 लोगों ने वोट ही देने से बहिष्कार कर। हाँ, देखिए ये है क्या ना कि जहाँ लोगों की समस्या है, अब लोगों की उम्मीदें तो बढ़ गई है ना नीतीश कुमार के राज में। अब देखिए पहले संभव था कि आप एक दिन में 4 जिला कवर कर लीजिएगा। अब मैं आज ही निकला पोलिंग को कवर करने के लिए, तो नवादा गया, नवादा में काम किया और बड़ी बड़ी खबरें खोज के दिखाई, बहुत समय दिया। उसके बाद मैं गया से भी बड़ी बड़ी खबर उड़ा के लाया। फिर जहानाबाद गया, उसको भी कवर किया, और मसौढ़ी कवर करते हुए पटना पहुंच गया। एक दिन में कभी संभव था बिहार में? एक दिन तो नवादा जाने में लग जाता था पहले। गया से पटना आने में 5 घंटे लगते थे। तो अब तो गया 2 घंटे में, 1.5 घंटे में पहुंच सकती है। नवादा 2 घंटे में पहुंच सकते हैं। तो सड़कें तो बनी हैं, वो दिखाई दे रही हैं, लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। बिजली तो मेरे गांव में याद है कि बिजली का बल्ब लगा रहता था, लेकिन कब जल जाए तो बड़ी खुशी होती थी कि अरे ये जलता भी है। सर, हमारे दादाजी ने तो बताया था कि चोरी हो जाती थी। नहीं, वो तार चोरी हो जाता था ना, कि बिजली आती ही नहीं थी तो चोर अपना काट के तार कपड़ा टांगने के लिए ले जाते थे घर में। कपड़ा टांगने, रेंगनी बनाना कहा जाता है उसको, कि घर में लेके तार बांध दिया, उस पर कपड़ा सुखाते थे लोग। ठीक है। और मुझे याद है कि उस समय बिजली आती भी थी कुछ मिनट के लिए, सेकंड के लिए, तो दिन में आती थी। दिन में बिजली? हाँ, दिन में आ गई, अपना चेहरा दिखा गई। रात भर बिजली तो रहती नहीं थी। बिजली तो मैंने गांव में देखा नहीं है। मतलब पहले लोगों के लिए आश्चर्य होता। आज पटना में रहिए या गांव में रहिए, कोई फर्क नहीं है। गांव में भी रहकर आप 20 घंटा 22 घंटा की बिजली आप यूज कर सकते हैं, एसी लगा सकते हैं, कूलर फ्रिज रख सकते हैं। तो पटना और गांव के लाइफ स्टाइल में अब कोई फर्क नहीं रह गया है। पैसा होना चाहिए आपके पास बिजली का बिल देने के लिए, और अब तो 125 यूनिट फ्री भी हो गया। तो गरीबों को, हाँ, ये भी बड़ा फैक्टर है इस चुनाव में। देखिए, इस चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि नीतीश कुमार ने जो काम किया है, बिजली और सड़क को दुरुस्त किया है, कानून व्यवस्था को पटरी पर लाया है, उसका लाभ अभी तक उनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा बड़ा फैक्टर है कि उन्होंने महिलाओं को जो 10,000 रुपये नगद दिए हैं रोजगार के लिए, उसका बहुत असर है। महिलाएं गुलबंद हैं और वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं वोटिंग में। अब देखिए, नवादा में रोका जा रहा है उनको बार बार, 4 बार अटेम्प्ट ले रही हैं बूथ पर जाकर वोट देने के लिए। कहीं ना कहीं उनको डर है कि कहीं नीतीश चले ना जाए। हाँ, तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है। वृद्धा पेंशन बढ़ाया है, तो 60 साल के ऊपर की जितनी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सब उनके साथ खड़े हो गए हैं। ठीक है। तो कई ऐसे काम उन्होंने किए हैं जिसके कारण मुझे लगता है कि महागठबंधन इस बार सत्ता में आने से चूक रहा है। तो सर, इस बार की अब बिहार चुनाव में अब सिटी पोस्ट लाइव का ये जो एग्जिट पोल है वो क्या बताता है, और ग्राउंड में मौजूदगी रही है आपकी, तो आंकड़ा है, बताइए। आपके पास तो आंकड़ा है ही जी, किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, आप अपना देखिए आंकड़ा। जी सर, ये आंकड़े हमारे पास हैं सर। हाँ, देखिए आंकड़ा ये है, नीचे जाइए, आंकड़ा देखिए बहुत चौंकाने वाला नहीं है। बीजेपी, मुझे लगता है कि जेडीयू को, मेरा जो रैंडम सर्वे है उसके आधार पर आधारित है। 1 to 1 सीट पर जाकर मैंने जो रैंडम सर्वे किया है उसके आधार पर ये मेरा अंदाजा है कि जेडीयू सबसे बड़ा दल बनकर उभरने वाला है। 65 से 70 सीटें जेडीयू के खाते में जा सकती हैं। मतलब जेडीयू को सबसे ज़्यादा लाभ है। पहले क्या होता था कि बीजेपी जब भी जेडीयू के साथ चुनाव लड़ी है, बीजेपी का स्ट्राइक रेट जेडीयू से अच्छा रहा है, माने बीजेपी को ज़्यादा लाभ हुआ है। लेकिन इस बार जेडीयू को ज़्यादा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। 65 से 70 सीटें जेडीयू को आ सकती हैं। बीजेपी जिसकी सीटें बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना, 74-75 सीटें होंगी मुझे जहाँ तक याद है। बीजेपी 55 से 60 सीटों तक सिमट रही है। मतलब इस बार कमेगी। हाँ, कारण कई हैं। कारण ये है कि बीजेपी ने कई जगह प्रयोग किया है।
एक तो कि 4-5 बार से जो चुनाव जीत रहे थे उन्हीं पुराने लोगों को फिर से मैदान में उतार दिया। जी ठीक है, तो एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ नहीं है, कैंडिडेट्स के खिलाफ है। जी मोदी मोदी लोग कर रहे हैं, नीतीश नीतीश कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय उम्मीदवार से लोग नाराज हैं। जी इस वजह से नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी और कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी लड़ती रही है हमेशा चुनाव, वो चली गई जेडीयू के खाते में, जी या जेडीयू की सीट चली गई बीजेपी के खाते में। जी। इसकी वजह से भी नाराजगी बढ़ी है। जी बीजेपी ने कई जगहों पर उम्मीदवार ऊपर से उतार दिया, जी स्थानीय जो कार्यकर्ता थे वो नाराज हो गए। जी ठीक है ना, बक्सर में ही मैं गया था तो आनंद मिश्रा बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़े हैं जी और इस बार जीतने का चांस भी है, जी। लेकिन वहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता आनंद मिश्रा का साथ नहीं दिखाई दिए। आनंद मिश्रा अपने दमखम पर भले अपने भाई पहले भी जनसुराज में थे तो उनका एक संगठन तो बन ही गया था जी और लोकसभा चुनाव निर्दलीय लड़ चुके थे, जी। तो उनके लोग भी हो चुके थे, उनकी टीम तैयार हो चुकी थी, उसी टीम के बल पर चुनाव लड़े हैं। बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने उनकी कोई मदद नहीं की है। तो इस तरह के फैक्टर्स भी काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे बीजेपी को लगता है कि उसकी सीटें, मुझे लगता है कि घट रही हैं। जी हाँ, और जेडीयू की सीटें बढ़ रही हैं। जी तो और जो पार्टनर्स हैं जैसे एलजेपी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, हम पार्टी है, तो मुझे लगता है कि इनको 12 से 15 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। मतलब ये सब में 12 से 15 12 से 15 सीटें। देखिए, चिराग पासवान को भले 29 सीटें मिल गई हैं, लेकिन 29 में से 26 ऐसी सीटें हैं जिस पर एनडीए की हार हुई थी और हारी हुई सीटों पर चिराग लड़ रहे हैं चुनाव। जी मतलब ये बहुत बड़ा चैलेंज ले रहे हैं। हाँ, तो अब लोकसभा वाला स्ट्राइक रेट तो रहने वाला नहीं है। मांझी जी की भी मुश्किल बढ़ी हुई है कई सीटों पर, जी और खबर आ रही है कि मांझी जी 6 सीट पर लड़े हैं, 3 जीत जाए बहुत है। जी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारा जो आकलन है कि 12 से 15 सहयोग सीटें बीजेपी जेडीयू के सहयोगी दलों को आ रही हैं, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, वो मिलाकर। जी तो मानकर चलिए आरजेडी के बारे में जहाँ तक बात है तो तेजस्वी यादव मजबूती के साथ लड़े हैं और अपने लोगों में के जोश को हाई करने में वो सफल रहे हैं। आरजेडी 60 से 65 सीटें लाती हुई दिखाई दे रही है। मतलब दूसरी बड़ी पार्टी बनेगी। हाँ बिल्कुल, आरजेडी को 60 से 65 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी का स्ट्राइक रेट और खराब हो सकता है, 14 से 17 सीटें, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस के और वाम दलों के लोग, वीआईपी के लोग आपस में टकरा गए ना। जी अब 1 दर्जन सीटों पर तो आपस में लड़ गए। जी हाँ, 1 दर्जन सीटों पर प्रशांत किशोर एमआईएम ने खेल बिगाड़ दिया, जी। तो सीटें घटेगी नहीं तो बढ़ेंगी कैसे। तो 60 से 65 सीटें आरजेडी को आ सकती हैं, कांग्रेस को 14 से 17, और वाम दल लगभग अपना परफॉर्मेंस बनाए रखेंगे, 10 से 12 सीटें उनके खाते में आ सकती हैं, और 5 से 7 अदर्स के खाते में हुए जाती दिखाई दे रही हैं, जिसमें जनसुराज हो सकता है, कुछ निर्दलीय हो सकते हैं। तो यही हमारा जो रैंडम सर्वे के आधार पर आधारित एग्जिट पोल है, और कुल मिलाकर आप पूछेंगे कि भाई कितनी सीटें किसको, तो हमने दल वाइज तो बता ही दिया। अब मुझे लगता है कि जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, कैलकुलेशन है, उसके हिसाब से एनडीए को 130 से 35 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। मतलब एनडीए 130 135 सीटें मिलेगा, और महागठबंधन को 90 से 95 सीटें मिलने वाली हैं। ठीक है, अदर्स को 5 से 7 में दे ही रहा हूँ लगातार। मतलब जनसुराज भी है, उसमें कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी हैं, केवल जनसुराज नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब 130 से 135 कह रहा हूँ, 2-4 सीट इधर उधर हो सकता है, लेकिन एनडीए की सरकार बन रही है। मतलब बिहार में एनडीए अब बिल्कुल बहुमत के साथ बन रही है, लेकिन प्रचंड बहुमत नहीं आ रहा है, और जीत का मार्जिन भी इस बार बढ़ने वाला है। हार जीत का मार्जिन पिछले चुनाव में कई सीटों पर तो 500, 1000 से 3000, 1000 से 5000 के बीच था, तो इस बार जीत का मार्जिन भी बढ़ सकता है। लेकिन कई सीटों पर जहां कोई सोच नहीं रहा था, वहां पर आरजेडी जीतती हुई दिखाई दे रही है। जैसे मैं गया था बेलागंज, तो बेलागंज लगता है कि आरजेडी का पलड़ा भारी है। बोध गया था, वहां आरजेडी जीत रही है चुनाव, एलजेपी को हरा रही है। फिर मैं गया था जहानाबाद में लगता है कि आरजेडी की सिटिंग सीट है, वो हाथ से निकल सकती है। नवादा में लड़ाई बहुत कांटे की है, ठीक है ना, वहाँ आरजेडी जीत सकती है। बीजेपी के 5 बार विधायक रही हैं, और अनिता देवी, जहाँ तक मुझे याद है नाम है उनका, अखिलेश सरदार की पत्नी,
वो चुनाव लूज कर सकती हैं। हाँ, तो वहाँ भी अच्छा, वहाँ पर वारसलीगंज से, वो नवादा नहीं, वारसलीगंज, नवादा से कौशल यादव हैं चुनाव मैदान में। तो जनसुराज वहाँ एनडीए का खेल बिगाड़ रहा है। जनसुराज का उम्मीदवार दमखम वाला है, भूमिहार वोट उसको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वजह से वहाँ एनडीए का खेल बिगड़ सकता है, कौशल यादव जीत सकते हैं। तो कई सीटें हैं मुझे जहाँ तक याद है। और कोसी सीमांचल में भी बहुत दमदार उम्मीदवार उतारा है जनसुराज ने, एमआईएम ने। मुझे याद है जोकीहाट गया था, जोकीहाट में सरफराज अहमद हैं जनसुराज के उम्मीदवार। वो खेल बिगाड़ सकते हैं महागठबंधन का, वो चुनाव जीत भी सकते हैं या महागठबंधन के हार का कारण बन सकते हैं। सिकटी में भी जनसुराज का बहुत महत्वपूर्ण मजबूत उम्मीदवार है मुस्लिम, वो चुनाव जीतेगा नहीं लेकिन बीजेपी को जरूर जिता देगा, हाँ, महागठबंधन को हरा देगा। तो कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर जनसुराज महागठबंधन को हरा रहा है, कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पर जनसुराज एनडीए को हरा रहा है। मतलब इस बार का रिजल्ट बहुत सरप्राइज लेके आया है। बैलेंस करने का फैक्टर बना है, सबको काटा है, ठीक ना, सबकी मदद की है। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो किसी की बी टीम है। मजबूती से चुनाव लड़ा है और कम समय था तो नतीजा मनमाफिक नहीं आएगा। फिर से एक बार आप बता दें हम लोग अपना एग्जिट पोल कि 60 से बीजेपी के बारे में हमने बताया था कि 60 से 55 से 60 सीटें बीजेपी ला सकती है। बिल्कुल, हाँ। और जदयू 65 से 70 सीटें। हाँ, बीजेपी 55 से 60 सीटें ला सकती हैं, जेडीयू को 65 से 70 सीटें मिल सकती हैं। पार्टनर्स जो हैं एलजेपी, हम पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, उनके खाते में 12 से 15 सीटें जा सकती हैं। आरजेडी को 60 से 65 सीटें आ सकती हैं। मतलब आरजेडी को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन कांग्रेस को भी ज़्यादा नुकसान नहीं है। पिछले बार 19 सीटें जीती थी, इस बार भी 14 से 17 सीटें जीत सकती है। वाम दल को भी ज़्यादा नुकसान नहीं है, 10 से 12 सीटें उसके खाते में आ सकती हैं। अदर्स में 5 से 7 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। मतलब एनडीए के खाते में 130 से 135 सीटें जा रही हैं और महागठबंधन को 90 से 95 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। 5 से 7 सीटें अदर्स के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आप इंतज़ार करिए, अब तो 14 नवंबर में ज़्यादा दिन है नहीं, वोटिंग तो हो ही गई है। कल परसों, मतलब कल 12-13 2 दिन तैयारी के लिए रखा गया है, क्योंकि वोटिंग होने के बाद ईवीएम को पहुंचाना पड़ता है काउंटर सेंटर पर, मतगणना सेंटर पर। तो सारा काम कल तक, परसों तक हो जाएगा और 7 बजे सुबह से काउंटिंग शुरू होगी, वोटों की गिनती शुरू होगी और मुझे लगता है कि रुझान 8 बजे से सामने आने लगेंगे। हर घंटे नतीजे अनाउंस होंगे और दोपहर होते होते, दिन ढलते ढलते तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि किसकी सरकार बन रही है। किसी की भी सरकार बने, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें बस जनता के पास सही खबर पहुंचानी है। हाँ, और जनता के मन माफिक सरकार बने, यही हमारी इच्छा है। क्योंकि हम तो जनता के वोट के अधिकार को कोई छीन न सके, इसको लेकर चिंतित रहते हैं, लड़ते रहते हैं। आज भी नवादा में हमने दिखाया ही है। तो हमारी कोशिश यही है कि अपने हिसाब से जो हमारा आकलन है, देखिए बहुत बार आदमी कंफ्यूज भी हो जाता है, कई तरह की बातें आ रही हैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो कभी कभी हम भी हिलने लगते हैं। मुझे लगा कि जब मैंने 150 विधानसभा सीटों पर जाकर रैंडम सर्वे किया है और वहाँ अगर एनडीए का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है, नीतीश कुमार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम नहीं कर रहा है और वोटिंग का परसेंटेज बढ़ गया है, तो कैसे हम कह दें कि नीतीश कुमार को नुकसान हो रहा है? अरे भाई, नाराजगी रहती तब ना नुकसान होता वोट पड़ने से। वोटिंग का परसेंटेज बढ़ा और नीतीश कुमार के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं है, तो आप से और खुश कर दिया गया। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि इस बार एनडीए की सरकार बन रही है तो नीतीश कुमार के कारण बन रही है और नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे, बीजेपी हिला नहीं पाएगी। और चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट इस बार खराब होने वाला है, इसलिए अब ज़्यादा दबाव वो बीजेपी और नीतीश कुमार पर नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इतनी सीटें बीजेपी जेडीयू को आ रही हैं कि अकेले सरकार बना सकती है। लेकिन चिराग को बीजेपी छोड़ने की भी गलती नहीं कर सकती है, क्योंकि चिराग जहाँ जाएंगे उसका पलड़ा भारी तो कर ही देंगे। तो चिराग बीजेपी के लिए ज़रूरी है और चिराग को तो भाई हारने वाली सीट ही दी गई है 26, जिस पर कोई कभी जीता ही नहीं, चुनाव में जीता ही नहीं, एनडीए हार गया, वही सीट उनको दे दिया गया। तो चिराग पासवान हारी हुई सीटों पर में से जो भी सीट जीत लेंगे वो बीजेपी के लिए फायदे वाला, एनडीए के लिए फायदे की बात है। तो आपको क्या लगा, कैसा है हमारा ये एग्जिट पोल? आप कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए और यकीन मानिए कि हम बिल्कुल किसी के पक्ष में नहीं हैं, हम किसी के विरोध में नहीं हैं। जो हमारा आकलन है, आकलन गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। और पिछले आप देख रहे हैं 3-4 चुनाव से मैं देख रहा हूँ कि जितने बड़े बड़े सर्वे एजेंसियाँ हैं उनके सर्वे गलत साबित होते रहे हैं, तो हमारा भी गलत साबित हो सकता है। लेकिन मैंने अनुभव ये किया है कि अगर ईमानदारी से रैंडम सर्वे किया जाए और रैंडम सर्वे करने वाले का झुकाव किसी पार्टी विशेष के प्रति न हो, ऑनेस्टली वो अपना काम करे, तो अंदाजा लग जाता है कि किसकी सरकार बन रही है। क्योंकि जब पहली बार नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की पार्टी के साथ आरजेडी के साथ चुनाव लड़े थे तो भी मैंने रैंडम सर्वे किया था और मैंने बता दिया था कि बम्पर फायदा होने जा रहा है, मतलब 140-150 सीटें आ रही हैं महागठबंधन को। तब तो नीतीश कुमार को भी भरोसा नहीं था मेरे सर्वे पर, लेकिन मुझे था और वही हुआ। तो मैंने कहा कि ठीक है, अब प्रभावित नहीं होना है दूसरे सर्वे एजेंसियों के रिजल्ट से, उनके सर्वे से। हमको जो अनुभव हुआ है वही बताना है। तो अनुभव जो हुआ था उसके आधार पर मैंने प्रेडिक्शन किया है, एग्जिट पोल किया है। अब चुनाव का नतीजा सामने आएगा तभी ना पता चलेगा कि कितना सही हम हैं, क्योंकि आज की तारीख में जनता के मूड मिजाज को भापना भी बहुत मुश्किल है। जनता बहुत चतुर और समझदार हो गई है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि उसके दिल की बात निकाल लूँ और निकालने में सफलता भी मिली है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि हम लोग का एग्जिट पोल सच्चाई के बहुत आसपास होगा। तो सुना आपने हमारे एग्जिट पोल को, तो अब आपको क्या लगता है और आप कितने समर्थन रखते हैं श्रीकांत प्रत्युष सर से अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।